नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके साथ में आधुनिक काल उदय इस पेपर का ब्लॉक 1 पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नव जागरण और प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष इस पर आपके साथ में विचार किया था। और आज हम इस व्याख्यान में ये जानेंगे कि आखिर इस पूरे जो पाठ है इसका सार निकल कर क्या आया संक्षेप में। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में देखा, समझा और चर्चा की कि हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। इसका पहला चरण स्वयं 1857 का विद्रोह था। इसका दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुआ और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। ये बात तो बहुत पहले ही इस मान्यता को मान लिया गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ हिंदी में एक नए युग का आरंभ हुआ। किंतु इस नए युग को नव जागरण नाम देने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, प्रगतिशील आलोचक। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और साहित्य संबंधी जीवंत तत्वों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिससे आज की साहित्यिक समस्याओं का समाधान मिल सके। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में प्रकाशित एक पुस्तक है, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण की ही नहीं बल्कि हिंदी नवजागरण की संकल्पना इसमें प्रस्तुत की है। 1857 क्रांति का हिंदी साहित्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी नवजागरण का प्रथम चरण घोषित किया। 1857 की क्रांति की तीव्र अभिव्यक्ति लोकगीतों एवं पत्र पत्रिकाओं में हुई है। इसका तत्काल प्रतिफलन साहित्य के क्षेत्र में इस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में होना चाहिए था। किंतु बाद के वर्षों में 1857 का को केंद्र में रखकर ढेर सारा साहित्य लिखा गया। रामविलास शर्मा ने लिखा था कि क्रांति का मूल कारण अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था, उनका शोषण और लूट, उनकी न्याय व्यवस्था थी। इस व्यवस्था से उत्पन्न क्षोभ ही जनता को एक कर रहा था। जब अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ये पड़ा हमारे देश की जनता पर कि वो जो बिखरे हुए थे कई भागों में, पहले के छोटे छोटे राजा, वो अब जब सभी पर अत्याचार होने लगा एक समय के बाद में, तो उनमें फिर धीरे धीरे एक होने की जो भावना है वो जागृत हो गई। रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि इस क्रांति में जनता की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। अमीर, गरीब, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, हिंदू, मुसलमान सभी ने मिलकर भाग लिया था। विदेशी सत्ता को बाहर निकालने के लिए राजनीतिक उद्देश्य के साथ साथ अन्य सामाजिक उद्देश्य भी जुड़ गए।
इस संघर्ष में सभी तबकों की भागीदारी तात्कालिक प्रक्रिया न होकर व्यापक उद्देश्य के लिए थी। रामविलास शर्मा ने इसे हिंदी नव जागरण का प्रथम चरण घोषित किया। उस समय यदि देखें, अब हम क्योंकि इसको ये जो पूरा आपका ब्लॉक है उसका सार देख रहे हैं, संक्षेप में देख रहे हैं, सारांश देख रहे हैं, तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें कि इस पूरे जो आपका ये प्रथम ब्लॉक रहा है उसमें जो हमारा, क्योंकि टॉपिक ये है कि 1857 की स्वाधीनता संग्राम का वो और नव जागरण, तो स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाहियों और सूबेदारों के रूप में काम कर रहे थे। अनेक छोटे बड़े सामंत इनके सहायक थे, इस संग्राम के नेता नहीं। इसकी एक विशेषता इसका असंप्रदायिक राष्ट्रीय रूप है। धर्म तथा वर्ण व्यवस्था को ध्यान में न रखकर अनुभव और कार्य कुशलता के आधार पर भारतीय सेना ने अपनी समिति गठित की। सैनिक नेतृत्व में दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया गया जो ब्रिटेन में वहां के बादशाह को हासिल था। वो राजतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक आधार पर उस कोर्ट के हाथ में था जो जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। उस समय के इश्तहारों में एक बात पर बार बार जोर दिया जा रहा था कि अंग्रेजों की बातों पर भरोसा ना करें। इश्तहारों में अंग्रेजी राज के अंतर्गत किसानों, जमींदारों और व्यापारियों आदि की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया तथा यह भी दिखाया गया कि भुखमरी भारतीय अर्थतंत्र की विशेषता बन गई। 1857 का जो संग्राम रहा, जो क्रांति रही है, हमारा जातीय संग्राम था। इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो ये है कि जितने लोकगीत विभिन्न जनपदों में हमारे यहाँ रचे गए, उतने अन्य प्रदेशों में कुल मिलाकर भी नहीं रचे गए। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, क्योंकि इसमें हमने देखा कि साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य में लिखा गया है, उतना दूसरी भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया है। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी राज की तारीफ करते हुए गदर के बारे में लिखा है कि कठिन सिपाही द्रोहो अनल जा जल बस नासी, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहो भारतवासी। उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर उच्च कर लगाए और उनकी भूमि पर कब्जा करने का लगातार प्रयास करते रहे और उस भूमि पर उन्होंने, जो भारतीय शासक रहे हैं, उनकी उस भूमि पर कब्जा किया भी, जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और अन्य सामानों के व्यापार में भी ये एक अधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। अंग्रेजों ने कई कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया। अवध का विलय, जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच विशेष रूप से अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को
अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता था। उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहना पड़ता था और उन्हें कठोर अनुशासनात्मक उपायों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई थी कि कई वर्षों तक सेना में सेवा देने के बाद उन्हें उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया जा रहा था। विद्रोह जल्दी ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया और कई भारतीय शासक विद्रोह में शामिल हो गए। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, वो भारतीय समाज में आधुनिकता के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है। आधुनिकता का अर्थ है परिपाटी का बदलना। 19वीं शताब्दी के मध्य में हमारे देश में मध्यकालीन परिपाटियां बदलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण ने आंदोलन का रूप ले लिया। बंगाल में इसका नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया और हिंदी में ये भूमिका साहित्य के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नव जागरण आंदोलन केवल राजसत्ता के परिवर्तन के लिए चलाया जाने लगा। राजनीतिक आंदोलन मात्र नहीं था, इसके विपरीत ये एक सांस्कृतिक उद्वेलन का परिणाम था। भारतीय संस्कृति के मूल में जो सब मनुष्यों को एक समान मानने की उदार दृष्टि विद्यमान है, उसने भारतीयों को हजारों वर्ष तक पूरी धरती को कुटुंब मानकर अपने जैसा व्यवहार करना सिखाया। इसलिए यहाँ उन उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना हो सकी जिन्होंने दुनिया को मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्यवश मध्यकाल में यह देश विदेशियों की गुलामी का शिकार हो गया। जैसा कि अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि अंग्रेजों ने इस गुलामी को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए भारत की संस्कृति और शिक्षा पद्धति की रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन नव जागरण आंदोलन ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। नव जागरण आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को भी सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। हर समुदाय की संस्कृति भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु राष्ट्रीय धरातल पर उसमें समन्वय होना राष्ट्रीयता की पहचान है। हम देखते हैं कि हमारे देश में कई राज्य हैं। हर राज्य में अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने अपने रीति रिवाज होती हैं। लेकिन वो सभी रीति रिवाज, वो सारी परंपराएं, अगर उनका राष्ट्रीय धरातल पर समन्वय है तो ये हमारे राष्ट्रीयता की पहचान हो जाती है। भारत के इस बहुसांस्कृतिक चरित्र को नव जागरण आंदोलन ने बखूबी पहचाना और स्वतंत्रता संघर्ष के एक आदर्श के रूप में सामने रखा। लोकमान्य तिलक हो या महात्मा गांधी, दोनों ने ही भारत के विभिन्न समुदाय के समन्वय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। यह राष्ट्रीय अखंडता और सांस्कृतिक चेतना भारतेंदु युग से लेकर आजादी की प्राप्ति तक आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति रही। नव जागरण का संबंध शिक्षा के आधुनिकीकरण
और भोग्यवाद के स्थान पर वैज्ञानिक चिंतन के प्रसार से ही भारतेंदु युगीन साहित्य ने पत्र पत्रिकाओं के सहारे इस चेतना का प्रचार हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतीय भारतेंदु भारतीय समाज में आधुनिकता के आगमन के साथ जुड़ा हुआ है। आधुनिकता का अर्थ है परिपाटी का बदलना। 19वीं शताब्दी के मध्य में हमारे देश में मध्यकालीन परिपाटियां बदलने लगी। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक क्षेत्र में नव जागरण ने आंदोलन का रूप ले लिया। बंगाल में इसका नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस काल में 1857 में भारत की आजादी के लिए पहला बड़ा सामूहिक संघर्ष हुआ। हालांकि अंग्रेजों ने बेहद क्रूरता के साथ इस आंदोलन का दमन कर दिया, लेकिन संघर्ष की जो चिंगारी 1857 में फूटी, उसने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला का रूप ले लिया। राजनीतिक परिवर्तनों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक चेतना, प्रेस की स्थापना, यातायात का विकास, धार्मिक सामाजिक सुधार, आंदोलनों का प्रादुर्भाव, नवीन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मिशनरी प्रयास जैसे कारकों ने भारतीय समाज को मध्यकाल के गर्भ से निकालकर आधुनिकता के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। व्यवस्था के साथ साथ वैचारिक जगत में भी बदलाव आया और इसी प्रक्रिया में साहित्य जगत में भी नवीन विचारों और शिल्प का विकास होने लगा। इस प्रकार नव जागरण और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की परिवर्तनकारी घटनाएं सिद्ध हुई। हिंदी के साहित्यकारों ने इनका प्रचार प्रसार करने में पूरी शक्तियों के साथ में योगदान दिया। तो इस इकाई में आपने नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष के बारे में अध्ययन किया। 17वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई। इनमें ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1757 के प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाल रखी। अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक रूप से ही नहीं अपने अधीन किया, अपितु एक ऐसी शासन व्यवस्था कायम कर दी जिसे भारतीय अपने उद्धारक के रूप में ग्रहण करें। वे शिक्षित भारतीयों का ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते थे जो रक्त और मांस से भारतीय हो, लेकिन अपनी सोच से पूरी तरह अंग्रेज। अंग्रेज भारत की संपदा का जिस तरह से दोहन कर रहे थे और यहाँ के लोगों अ, के साथ जिस तरह का अत्याचार कर रहे थे, उससे ये मुमकिन ही नहीं था कि भारतीय अंग्रेजों के शासन को वरदान के रूप में लेते। भारतीयों ने आरंभ में तो चलो कुछ राजाओं ने उनका साथ दिया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उनका साथ देना बंद कर दिया। यहाँ के किसान, आदिवासी और दूसरे समुदायों ने इसके लिए निरंतर संघर्ष किया। इन संघर्षों की परिणति 1857 के महाविद्रोह में हमने अभी जो व्याख्यान चर्चा हुई है उससे आपको ज्ञात हो ही गया होगा। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया, लेकिन भारतीय इस संग्राम को जीत नहीं सके। अंग्रेजों के संपर्क में आने से भारत पर कुछ सकारात्मक भी असर पड़ा। भारतीयों के इस बात का एहसास हो गया कि कई उनके सामाजिक जीवन में कई बुराइयां घर कर गई हैं।
धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद, सामाजिक कुप्रथाएं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, अशिक्षा आदि ऐसी ही बुराइयां अ, जो अ, उनके बीच में फैली हुई थी, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। उसकी मुक्ति के लिए भारत वासी प्रयास कर रहे थे। नवजागरण के पुरोधाओं ने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन बनाकर भारतीयों को मध्ययुगीन रूढ़ियों से मुक्त कराने की कोशिश की, और यही कारण है कि आज भारत कई सामाजिक बुराइयों से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। भारतीयों ने इसी दौर में इस बात को समझा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। बिना औद्योगिकरण के भारत दूसरे देशों के समकक्ष नहीं पहुंच सकता। इसके लिए व्यापक शिक्षा का प्रसार जरूरी है। इससे नई चेतना ने ही भारतीयों को इस बात का एहसास कराया कि हम एक राष्ट्र हैं। स्वतंत्रता और संप्रभुता हमारा लक्ष्य है, और हमें हर हाल में इसको हासिल करना है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने भारतीयों की आजादी की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का एक मंच प्रदान किया। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने सदैव अग्रणी भूमिका निभाई। इसने दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू जैसे महान नेता दिए। पूरी लड़ाई में क्रांतिकारियों को योगदान भी अविस्मरणीय है। आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति की भी लड़ाई थी। आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीय समाज के कई अंतर विरोध भी उभर कर सामने आए। इन अंतर विरोधों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने भारतीय समाज में विभाजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। इसका परिणाम धर्म के आधार पर देश के विभिन्न भागों में विभाजित होकर निकला। आजाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस प्रकार नव जागरण और स्वाधीनता के संघर्ष के इस संक्षिप्त परिचय से आप सभी लोगों को आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि को समझने में मदद मिली होगी, ऐसा ऐसी मैं आशा करती हूँ। और ये व्याख्यान आपको काफी लाभकारी रहेगा। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। वो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।